Hi students, I'm CA Pragnesh Kanabar and this is a very quick video on the RTP May 2024 for CA Inter Audit. We will target the completion in the next 8 to 10 minutes maximum over here. So RTP May 24 of CA Inter Audit obviously was a technical RTP and that is the reason that I've created complete summary over here which will help you. So जो case scenario 1 था वो case scenario 1 थोड़ा difficult था, case scenario 2 and 3 were very simple. In case scenario 1, in the very first question पूछा जा रहा है दैट अगर किसी को हम इफ वी जस्ट नो समवन सोशली तो क्या वो एक थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है। द आंसर इज नो, दैट इट डज नॉट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। एंड बिकॉज आपका फर्स्ट ईयर है ऑडिट का, इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका फर्स्ट ईयर ऑडिट का, फर्स्ट ईयर में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड दैट इज द रीजन कि डिटेक्शन रिस्क यानी ऑडिटर के फेलियर का चांस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है ओवर देयर। ऑलराइट, इन द सेकंड क्वेश्चन दैट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कि ऑडिटर बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का प्लान बना रहा है and when he is making the plan itself, all right, आपको लगता है कि all four options are right procedures, all four options are right procedures for property plant and equipment. However, verifying cost of property plant equipment acquired during there with purchase bills, ये थोड़ा least relevant लगता है because you cannot verify cost only with the purchase bills. आपको काफी कुछ और भी verify करना पड़ता है। मैं घर से record कर रहा हूँ, there is a renovation going on in my building, so if you find some voice disturbance, I'm very sorry, but this video is just to help you to finish RTP ASAP. All right, so that was the point for case study second, first case study second question. थर्ड केस स्टडी में, थर्ड क्वेश्चन में सॉरी, इफ यू एनालाइज द क्वेश्चन देन यू विल कम टू नो दैट यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो डिक्रीज हो रहा है, रिपीट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिक्रीज हो रहा है, बट सेल्स इंक्रीज हो रहा है, बट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज डिक्लाइनिंग। सो द एनालिटिकल क्वेश्चन है दैट द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस कुड बी दैट दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द सेल्स, वो लोग अपने सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं बाय लोअरिंग द सेल प्राइस। ऑलराइट, देन इन द वेरी फोर्थ क्वेश्चन यू विल सी दैट वन current year is being compared with the last 2 3 years 4 years, so that is nothing but a trend analysis। आपको सिर्फ पहचानना है कि हाँ भाई ये ट्रेंड एनालिसिस है। देन फिफ्थ केस स्टडी, फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा मुझे इन द केस स्टडी। फिफ्थ केस में पूछा है कि कौन सा स्टैंडर्ड रेलेवेंट नहीं है, ऑलराइट, फॉर दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। नाउ इन द क्वेश्चन देयर इज वेरी एकदम क्लियरली बोला है कि डायरेक्टर्स की और कोई भी रिलेटेड पार्टी नहीं है। बिकॉज डायरेक्टर्स की और कोई भी रिलेटेड पार्टी नहीं है, दैट इज द रीजन दैट SA 550 यहाँ पे दैट इज नॉट रेलेवेंट। ऑलराइट, तो जो SA 550 वाला ऑप्शन है वो फटाक से सिलेक्ट करना था। ओके, then second case study and third case scenario were very, I mean the second case study and general MCQs were very simple। आपको आप second case study में straight away you can solve the question also कि अगर आपको देखना है whether a control एक properly apply हो रहा है कि नहीं हो रहा है, whether employee is following the system properly or not, तो you will have to actually observe, खाली documents check करके कुछ नहीं होगा। So we'll have to tell them that we'll have to observe the application of the control over there, that is the option। all right, second case में ऐसा है, second question में दैट वो लोग बोल रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने के क्या क्या बेनिफिट्स है। ऑलराइट, तो अगर आप देखोगे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये सब एक्चुअली बेनिफिट्स है ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो चैप्टर 3 में दिया है। बट इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड फिर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये वाला बेनिफिट नहीं है। इफ यू वांट टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू विल आपको वेरीफाई करना पड़ेगा बैलेंस शीट P&L, एंड ओनली विद द सिस्टम, सिर्फ सिस्टम देख के समझ में नहीं आएगा। ऑलराइट, so that is why this is not the, I mean this is not the obvious benefit of evaluating the internal control। देन आपको चैप्टर 7 में एक नया ऐसे आया है, ऐसे 265 इन द न्यू सिलेबस विच टॉक्स अबाउट कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल विद मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। करेक्ट, लेकिन कौन सी डेफिशिएंसीज जो TCWG तक कौन सी डेफिशिएंसीज जाएगी, द डेफिशिएंसीज विच आर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। तो 2.3 में आपको पूछा गया है कौन सी डेफिशिएंसी एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। ऑलराइट, सो व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन इटसेल्फ यू रियलाइज कि हाँ भाई ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है एंड दैट इज व्हाई इट इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। देन लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपको कि ये जो कम्युनिकेट करनी है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, ऑलराइट, तो उसके बारे में बताइए कि उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, वो उससे आपको पता चलना चाहिए। ऑलराइट, तो एकदम डिटेल में कम्युनिकेट की जाती है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। बट इसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शन है दैट ऑप्शन सी में जो कंटेंट दिया है वो ऑप्शन डी में जो कंटेंट दिया है, सॉरी, ऑप्शन सी में भी रिपीट किया, प्लस ऑप्शन सी में एक और चीज लिखी है। सो ऑप्शन सी इज अ वेरी बिग ऑप्शन जिसके अंदर बोला एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब सबको पता है दैट वी डोंट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वी आर द ऑडिटर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, एंड दैट इज द रीजन कि ऑप्शन सी नहीं आएगा और ऑप्शन डी आएगा, अदरवाइज वो दोनों ऑप्शन सेम है, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। ऑलराइट, और ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू सी कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस हैव आल्सो बीन गिवन फॉर द आंसर्स। ऑलराइट,
देन जनरल एमसीक्यूज में फटाफट जो एमसीक्यूज है इन द जनरल एमसीक्यूज, फर्स्ट एमसीक्यूज असर्शंस को लेकर है, कंसेप्ट ऑफ असर्शन। जैसे कि हम जो भी कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो कोई ना कोई असर्शन वेरीफाई करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेप्रिसिएशन चेक कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे देखना है कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड स्टफ, ऑलराइट। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे आर सेइंग दैट वो जो ऑडिटर है वो कुछ परचेज बिल्स वगैरह देख रहा है, कुछ ट्रांजेक्शन्स के बिल्स देख रहा है। बिल्स क्यों देखते हैं, ट्रांजैक्शन के बिल्स क्यों देखते हैं? वी सी द बिल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन सो दैट वी कैन वेरीफाई द occurrence, all right, whether this has occurred or not, whether this has occurred or not. Concept of assertions is one of their all favorite always when it comes to MCQs। तो अगर आपको पूरा concept of assertion रिवाइज करना है तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, all right। But if you're watching this at the very last moment, I would say that you can just go with your common sense and write it। देन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन टू, आपको बोला गया है दैट जनरल क्वेश्चन टू बहुत अच्छा लगा ये मुझे। उसके अंदर एक्चुअली व्हेन यू रीड द केस यू रियलाइज कि गोइंग कंसर्न का कोई डाउट ही नहीं है, राइट, कंपनी इज फंक्शनिंग वेरी वेल। सो दे आर सेइंग दैट अगर कंपनी एकदम मस्त फंक्शन कर रही है एंड देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर देयर गोइंग कंसर्न, देन इन दैट केस क्या ऑडिटर को डिटेल्ड प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी होती है टू इवैल्यूएट वेदर इट इज अ गोइंग कंसर्न और नॉट, ऑलराइट। सो तो यू हैव टू से दैट नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कोई जरूरत नहीं है। ऑडिटर को डिटेल्ड प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करनी, ऑडिटर हैज टू परफॉर्म डिटेल्ड प्रोसीजर्स टू असेस अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न व्हेन ही फाइंड्स दैट देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, ऑलराइट। Then there are then threats to independence again, which is one of their favorite concept। ये मैंने कल टेलीग्राम चैनल्स वगैरह सब जगह पे डाला हुआ है about threats to independence, alright, which is from chapter number 11। उसके जो एग्जांपल्स है इट इज ऑलवेज वन ऑफ देयर फेवरेट, और ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ऑडिटर इज टेकिंग लोन फ्रॉम द क्लाइंट, लोन लेना यानी फाइनेंशियल इंटरेस्ट डेवलप करना, सो इट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। जनरल एमसीक्यू 4 आई रियली लाइक्ड इट कि उसके अंदर ना ऑडिटर कुछ अलर्टनेस दिखा रहा है। ऑडिटर ने ना फाइंड आउट करने की ट्राई की दैट वेयर थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, सो ही इज परफॉर्मिंग एडिशनल प्रोसीजर्स, ऑलराइट। एंड वो जो एटीट्यूड ऑडिटर का कौन सा एटीट्यूड होता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ऑलराइट। फिफ्थ एमसीक्यू भी आल्सो आई रियली रियली लाइक्ड इट। देखो दो तरह की ऑडिट प्रोसीजर्स होती है, एक होती है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, दूसरी होती है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। In risk assessment procedures, we just try to understand the risk of material misstatement, and in further audit procedures, we actually try to obtain evidence by performing test of controls and test of details। Now, when you look at this particular question, they are saying कि risk assessment procedure में कौन सी procedure नहीं करनी है। So obviously, ये अपना gathering evidence about valuation of trade receivables for the company, ये procedure तो करने की जरूरत नहीं है। Alright, so that is the point। Now when we go to the descriptive answers, first answer is very simple, ऑडिट का डेफिनेशन समझाना है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव समझाना है, खास करके दैट ऑडिटिंग इज अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस, 100% गारंटी हम नहीं देते हैं, ऑलराइट। तो दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है वो समझाना है। इन द सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू की ऑडिटिंग इज अ रीजनेबल अश्योरेंस बट रिव्यू एकदम मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस है। एक चार पांच ऐसे के नंबर लिखने और एक दो एसआरई के नंबर लिखने, वैसे तो एसआरई तरह टू एसआरईज ओनली, ऑलराइट। देन इन क्वेश्चन नंबर 3 जो ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्रोग्रामिंग से है, देयर इज वन क्वेश्चन ऑन प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। जैसे सुबह उठ के ब्रश करते हो फिर दिन को प्लान करते हो, ऑलराइट, वैसे सिमिलरली बिफोर वी स्टार्ट प्लानिंग देयर आर सम प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। व्हाट आर दोज एक्टिविटीज? एक तो अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, मुझे पूरे स्कोप का क्लैरिटी होनी चाहिए। आई शुड बी वेरी क्लियर कि यस मुझे क्लाइंट एक्सेप्ट करना है, एंड आई शुड बी वेरी क्लियर दैट हाँ भाई मेरी टीम इज कंप्लाइंग विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ऑलराइट। सो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर यू मस्ट रीड मस्ट रीड मस्ट रीड। और परचेज को लेकर एक ऑडिट प्रोग्राम कैसा दिखना चाहिए, सो दैट इज द आंसर ओवर देयर, ऑलरेडी परचेज को लेकर एक ऑडिट प्रोग्राम कैसा दिखना चाहिए, ओके। सो दिस पर्टिकुलर इफ यू डोंट वांट टू रीड द आंसर तो ये देखो मैं वीडियो के अंदर ला देता हूँ इसको, ये रहा परचेस को लेकर ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम में सब कुछ होता है ना, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, हु विल डू इट, कौन रिव्यू करेगा, कौन अप्रूव करेगा, एवरीथिंग, ऑलराइट। सो दैट इज अ गुड क्वेश्चन। देन रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर को लेकर चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरे जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए थे फॉर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, इवन इन माय रिवीजन लेक्चर आई टोल्ड यू दैट ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिटेक्शन रिस्क के ऊपर क्वेश्चन है दैट ऑडिटर हैज फेल्ड, ऑडिटर को जो डर लग रहा है दैट ही मे फेल टू परफॉर्म आई मीन टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट्स, व्हाट इज दैट रिस्क इज डिटेक्शन रिस्क। दो रीजन की वजह से आता है, या तो सैंपल में नॉट बी अप्रोप्रिएट या तो ड्यू टू सम अदर रीजन, सो हैव टू जस्ट एक्सप्लेन दैट ओवर देयर, ऑलराइट, जो मैंने यहाँ पे सब लिखा हुआ है समरीज। देन सिक्स्थ क्वेश्चन भले टेक्नोलॉजी का है बट वेरी सिंपल। जस्ट थिंक कि अगर कंप्यूटर में गड़बड़ हुई तो व्हाट इफ कंप्यूटर सिस्टम्स फेल, तो ऑडिट पे कहाँ असर आएगा? टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आएगा, वी विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट द डेटा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आएगा दैट वी विल नॉट बी एबल टू रिलाई अपॉन द कंट्रोल्स। रिपोर्ट पे आएगा दैट बिकॉज ऑफ दिस we may modify opinion,
ऑल राइट इन अवर रिपोर्ट, करेक्ट। सो दैट इज द इम्पैक्ट, तीन चीजों पे इम्पैक्ट आएगा, टेस्ट ऑफ डिटेल सब्सटेंटिव में, कंट्रोल्स के ऊपर एंड रिपोर्टिंग के ऊपर, राइट। सो व्हाट इफ सिस्टम फेल्स, तो ऑडिटर पे इम्पैक्ट क्या आएगा, दैट इज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑलराइट। देन वी टॉक अबाउट ऑडिट एविडेंस के चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी सिंपल। दैट जस्ट से कुछ तो प्रोसीजर कर रही है कनिका, कनिका ना उसमें डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रही है, सो डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, इट व्हाट इज विच प्रोसीजर, इंस्पेक्शन। बोलते हैं इंस्पेक्शन से कैसा रिलायबल एविडेंस मिलेगा, अरे डिफरेंट रिलायबल एविडेंस मिल सकता है, इफ इट इज एक्सटर्नल एविडेंस इट कुड बी मोर रिलायबल, ऑलराइट। इट इज इफ इट इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड इट कुड बी मोर रिलायबल, करेक्ट। तो अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है और इंस्पेक्शन हो रहा है देन इट कुड बी मोर रिलायबल। सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट आल्सो अ लिटिल बिट अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ द एविडेंस, ऑलराइट। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट अगेन वो तो मॉड्यूल से ही आया हुआ क्वेश्चन था, ऑलराइट। दैट एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अंदर ऑडिटर हैज टू परफॉर्म कंफर्मेशन प्रोसीजर, जहाँ पे हैज टू डिजाइन, जहाँ पे डिसाइड कि भाई कौन सा इंफॉर्मेशन मंगवाना है, किसके पास से मंगवाना है, ऑलराइट। देन हैज टू डिजाइन द रिक्वेस्ट एंड स्टफ, ये सब भी चीजें करनी होती है। अब ये क्वेश्चन में ऑडिटर ने क्या किया है, दैट ऑल ऑफ दिस ही हैज डेलीगेटेड टू द इंटरनल ऑडिटर, ऑलराइट। तो भाई इतना कुछ तो आप इंटरनल ऑडिटर को डेलीगेट नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन का काम ठीक है, यू कैन गिव इट, बट नॉट द एंटायर कन्फर्मेशन प्रोसीजर, दैट इज द पॉइंट ओवर देयर, इसलिए ऐसे 505 एंड ऐसे 610 का मिक्सचर है वो। क्वेश्चन नंबर 9 is a very plain question. Opening balance is initial audit engagement ऐसे 510 की what should be the audit procedures, कोड वर्ड दिया है और opening balance verify करने की क्या प्रोसीजर होगी भाई, ब्रॉड फॉरवर्ड चेक करो वगैरह, so you can easily go through this. Then question number 10 again May 22 का रिपीट हुआ है क्वेश्चन ओवर हियर, दैट जो जब हम लिटिगेशन एंड क्लेम्स को लेकर प्रोसीजर्स करते हैं इन ऐसे 501, देन इन सम सिचुएशंस में वी मे फील दैट जो क्लाइंट का जो लॉयर है, एक्सटर्नल लॉयर, वी वांट टू हैव अ वर्ड विद दैट लॉयर, हमें उनसे मिलना है। ऐसा आपको कब फील होगा कि आपको उनके क्लाइंट के लॉयर को मिलना है, व्हेन द मैटर इज कॉम्प्लेक्स, व्हेन देयर इज सम डिसएग्रीमेंट, व्हेन द रिस्क इज हाई। सो विद कॉमन सेंस आल्सो यू कैन राइट, जब मैटर सेंसिटिव हो तभी जाके मिलने का मन करेगा ना। सो दैट इज ऐसे 501। देन क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 5 का जो भी क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पे समरी कर दिया है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑलराइट। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस बिकॉज चैप्टर 5 इज गोइंग टू हैव अ वेरी बिग इंपैक्ट ऑन योर पेपर। हावेवर पूरे चैप्टर 5 की समरी नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, ऑलराइट, ओके। देन when we move ahead chapter 6 documentation को लेकर, so there is a nice concept that they have asked कि भाई असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल 60 डेज के अंदर अंदर करना होता है फ्रॉम द साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बट व्हाट अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, सी व्हेनेवर जब मैं वेरिफिकेशन करता रहता हूँ तो डॉक्यूमेंटेशन तो टाइम टू टाइम प्रिपेयर करना चाहिए साइमल्टेनियसली अलोंग विद द वेरिफिकेशन। लास्ट में खाली सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करना, ऑलराइट, तो कंपाइल ऑल द डॉक्यूमेंट्स, मेक अ फोल्डर, मेक अ फाइल, दैट प्रोसेस ऑफ असेंबली इज डन एट द एंड, documentation is not done at the end, correct? Just assembly of audit file is done at the end, which is within 60 days from the date of auditor's report. All right, so that is what you're supposed to explain. The concept of documentation and the concept of assembly are different. वो आपको explain करना है. Then the copy paste module question about completion memorandum. Completion memorandum क्या होता है? Summary of significant matters during the course of audit helps in large and complex audit. All right. Then there is a point about completion and रिव्यू चैप्टर से, हाँ, ऐसे 560 करेक्ट। ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेकर है, जो कैटेगरी 1 की इवेंट्स होती है, इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसमें देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड, क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म होनी चाहिए, सुमी इन राइटिंग। ये देखो ये कोड वर्ड है और इसको मैंने एलाबोरेट करके यहाँ पे लिख दिया है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 17 बढ़िया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। दे आर सेइंग दैट एक ऑडिटर जो है वो कैश फ्लो फोरकास्ट वेरीफाई कर रहा है, तो दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ, see cash flow forecast means in the next 12 months what will be the cash inflows outflows वगैरह। if auditor is verifying that, that means he has a doubt over the appropriateness of the going concern assumption and that is why उसने मैनेजमेंट से डेटा मंगवाया है। अब मैनेजमेंट ने जो कैश फ्लो फोरकास्ट दिया अबाउट द नेक्स्ट 12 मंथ्स, ऑलराइट, वेदर व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो आउटफ्लो वगैरह, देन इन दैट केस इट इज वेरी ऑब्वियस दैट ऑडिटर को दो चीज देखनी पड़ेगी, एक तो सपोर्टिंग डेटा क्या है वो फोरकास्ट का, एंड व्हाट आर द रीजनेबलनेस ऑफ द assumptions, करेक्ट। सो दैट इज द पॉइंट ओवर देयर, ओके। देन चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट के से भी क्वेश्चन है, एक एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के एग्जांपल दीजिए। देखो एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कब यूज होता है, व्हेनेवर यू वांट टू गिव एन एडिशनल एक्सप्लेनेशन अबाउट एनी अकाउंटिंग आइटम। तो कोई भी अकाउंटिंग आइटम ले लो, कोई एडजस्टिंग इवेंट हुआ है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, व्हिच इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड स्टिल यू वांट टू हाईलाइट इट, तब जाके एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ यूज होता है, ऑलराइट। देन क्वेश्चन नंबर 19 इज अ वेरी गुड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी गुड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट
हो रहा है, मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इंटेंशनली उनको रोक रहे हैं, ऑडिटर को काम नहीं करने दे रहे हैं। एंड जब लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट वो लोग इम्पोज करते हैं, and अगर वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इट इज सच अ बिग लिमिटेशन दैट यू फील दैट इन फ्यूचर, और आई मीन दैट ये लिमिटेशन की वजह से यू विल हैव टू गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन, then in that case the best thing is withdraw from that particular audit. All right, and अगर withdrawal possible नहीं है, then in that case you please go ahead and give a disclaimer of an opinion. So that is your question number 19. Then audit of different types of entities से question है, audit of hotels में pilferage, pilferage means what, छोटी छोटी चोरी, theft of smaller amount, smaller quantities, बोलते हैं उसके अंदर, उसके लिए क्या करेंगे, तो internal control system होना चाहिए, counting होना चाहिए, cash verification होना चाहिए, you can just write it about that. All right. Then 21 is very good, lesser difference between financial and operating lease. मैंने यहाँ पे खाली difference लिख दिया, if you just go through this then you will be fine. But lesser के books of accounts के एंगल से नहीं देखना है, लेसी के एंगल से देखना है, accounting and taxation का impact. So please read this. All right. Okay. Then audit of banks met is all about non-performing assets. Non-performing assets के दोनों question, और मैं हमेशा कहता हूँ that non-performing assets के questions are very important. So if an amount becomes overdue for more than 90 days, वो वाला first question है उनका, that is question number 22 in RTP. Then reversal of income होगा which is booked but not realized, and further income will be recognized on receipt basis because वो substandard asset है, तो 15% provision create किया जाएगा on the amount of asset. So auditor को ये सब चीजें चेक करनी है. Then in the next case, डाउटफुल असेट का कैटेगरी का प्रोविजनिंग मांगा है. ऑलराइट, सो D1 जो होता है यानी डाउटफुल अप टू 1 ईयर, यानी सबस्टैंडर्ड के बाद जो होता है डाउटफुल ही होता है, डाउटफुल अप टू 1 ईयर. उसमें जो सिक्योर्ड पोर्शन होता है, सिक्योर्ड असेट, उस पर 25% प्रोविजनिंग होता है, एंड अनसिक्योर्ड के ऊपर 100% प्रोविजनिंग होता है. सो दोज कंसेप्ट यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन ओवर हियर, और कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा ऑलराइट दैट कितना है. ऑलराइट, ये 100% और अनसिक्योर्ड, ये मतलब अनसिक्योर्ड पोर्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे, okay, for value of security held in account is rupees, look at this, 40 lakhs, correct. एंड तो 100%, तो अच्छा 50 लाख का लोन है, 40 lakhs का सिक्योरिटी है, तो 10 lakhs अनसिक्योर्ड है, तो 100% ऑन 10 lakhs इज 10 lakhs, एंड 40 lakhs पे 25%, तो 10 lakhs, तो प्रोविजन का अमाउंट 20% आएगा आपका. देन क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही सिंपल है. इट लुक्स लाइक अ बिग क्वेश्चन बट इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. दैट मैनेजमेंट इज सेइंग दैट फ्रॉड वगैरह डिटेक्ट करना, मिस स्टेटमेंट्स वगैरह को फाइंड आउट करना, ये सब मैनेज ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो ऑडिटर सेज नो नो नो, ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कंसेप्ट कहाँ पे सिखाया जाता है, ऐसे 210 प्री कंडीशंस, ऐसे 210 प्री कंडीशंस बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट. हमारी कुछ प्री कंडीशंस होती है, ऑलराइट, हमें मैनेजमेंट से एग्रीमेंट लेना होता है वो प्री कंडीशंस के ऊपर. दैट प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी द रिस्पांसिबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन विल बी द रिस्पांसिबिलिटी, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द ऑडिटर फॉर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन विल बी देयर रिस्पांसिबिलिटी. तो उसके ऊपर है, अगर वो लोग ये प्री कंडीशंस अग्री नहीं करते, देन इन दैट केस वी विल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट अनलेस अदरवाइज इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन. देन लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसे 220 SQC1 की रिलेशनशिप के बारे में है, बिकॉज ये चीजें नई ऐड हुई है May 24 में, सो न्यू न्यू एडिशंस है, सो ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग दिस. SQC1 जो होता है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी के बारे में बताता है एट द ओवरऑल फर्म लेवल, whereas SA220 टॉक्स अबाउट क्वालिटी कंट्रोल एट द ऑडिट एंगेजमेंट लेवल. SQC1 टॉक्स अबाउट ओवरऑल फर्म्स लीडरशिप, whereas SA220 टॉक्स अबाउट की एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पांसिबिलिटीज क्या है. ऑलराइट, सो दैट इज योर वेरी शॉर्ट रिवीजन ऑन RTP May 24. ट्रस्ट मी, इसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया विद रिस्पेक्ट टू RTP. इफ यू लाइक दिस एफर्ट देन प्लीज एटलीस्ट लाइक कर देना, अगर कमेंट करने का टाइम नहीं है तो. थैंक यू so much.